कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर में आए हालिया सैलाब और बारिश ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। खास बात यह रही कि बारिश और सैलाब से हुए नुकसान के बाद अब जबकि हालात नॉर्मल हो गए हैं, तब मरकजी और रियासती सरकार की तरफ से सर्वे के नाम पर काम करने का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई हतमी कदम नहीं उठाया गया। हालांकि बहुत सी तंजीमी और ऑर्गेनाइजेशंस ने इन राहत वाले काम में हिस्सा लेने का ऐलान भी किया है और सीएम रिलीफ फंड में बड़े पैमाने पर अपना ताउन भी दिया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में आए सैलाब से हुई तबाही के बाद मदद का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी मिलकर के उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया, यानी उमर अब्दुल्ला को मिला। इसके अलावा झारखंड के देवगढ़ वाक़ सत्संग संस्था की जानिब से जम्मू कश्मीर के बाढ़ मुतासरा परिवारों की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। ये योगदान मोस्ट रिवर्ड आचार्य देव की जानिब से आशीर्वाद के तौर पर दिया गया था और हाल ही में हुए बादल फटने, भारी बारिश और बाढ़ से हुए तबाही के मद्देनजर इस तरह की मदद की गई। सत्संग देवघर जम्मू कश्मीर के इंचार्ज नदीम अहमद की निगरानी में एक डेलीगेशन जिसमें के अनीता चंदपुरी और कमल चंदपुरी भी शामिल थे, सभी लोगों ने आज सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। उन्हें डिमांड ड्राफ्ट भी सौंपा। सीएम ने इस मदद के लिए शुक्रिया अदा किया और इससे पहले महाराष्ट्र ने भी मदद की है। हालांकि इसके बरअक्स यानी इसके उल्टा अगर देखें तो सरकार अब तक सिर्फ जायजा लेने का काम कर रही है। आपको बता दें कि कल जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने सूबे में सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए राहत बहाली से मुतालिक काम को लेकर के आला सतही मीटिंग की सदारत की थी। उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द नुकसान का जायजा लें ताकि एक बेहतर राहत पैकेज की मांग भारत सरकार के सुपुर्द किया जा सके। इस बारे में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने बताया कि कश्मीर में आए अब तक लोगों की जो मौत हुई है वो आंकड़े क्या है, 16 मकान किस तरीके से तबाह हुए, 57 से ज़्यादा घरों को कैसे नुकसान पहुंचा और 791 घरों को जो भी जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचा है उसका हल क्या है। तकरीबन 90 किलोमीटर सड़कें टूटी है, 87 पुल और 563 पानी की सप्लाई स्कीमों को मुतासर होने की बात कही गई, जिनमें से ज़्यादातर की बहाली का काम इस वक्त चल रहा है। सैलाब की वजह से एग्रीकल्चर को भी भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 12,500 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर फैली फसल तबाह हो गई। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने रिपोर्ट किया कि जम्मू रीजन में अब तक 150 अफराद की जानें गई, 178 लोग जख्मी हुए, 33 अफराद गायब हैं, 1280 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 1455 मवेशी हलाक हुए और 1300 हेक्टेयर एग्रीकल्चर की ज़मीन को नुकसान पहुंचा। अब तक 40 करोड़ SDRF की तरफ से फंड मिले, 3.35 करोड़ रुपए HCM रिलीफ फंड तकसीम की जा चुकी है और सीएम ने पानी की सप्लाई, बुनियादी ढांचे में को पायदार बनाने के हल निकालने के लिए जोर दिया और स्कूलों की सिक्योरिटी ऑडिट के साथ साथ मुबारक मंडी की फौरी हिफाजत की हिदायत दी। ऐसी बहुत सारी मंडियां हैं जिसकी हिफाजत की हिदायत दी गई। फिलहाल अफसरान से कहा कि नुकसान का तफसीली जायजा और तज्जिया जल्द से जल्द मुकम्मल हो और आइंदा के लिए एक मजबूत प्लान, एक कॉन्क्रीट प्लान तैयार किया जाए। एक सोशियो फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट चलता है वर्ल्ड वाइड, तो सत्संग के नाम से उधर से आए हैं। तो हम रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल एज इंचार्जेस हैं तो फॉर J&K। तो जैसे ही आपको रिसेंटली पता है कि फ्लड्स आए, यहाँ जम्मू कश्मीर में फ्लड्स आ गए, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों को तकलीफें पहुंची है। बहुत सारे फ्लड विक्टिम्स जो है उनके लिए ये फ्लड रिलीफ आया है 1 करोड़ रुपए का, जो हमने आज सीएम साहब के हैंड ओवर किया। ड्राफ्ट हमने सीएम साहब को हैंड ओवर किया और हमें उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द उन फ्लड विक्टिम्स तक पहुंचेगा और उनकी जितनी भी मुश्किलात है कहीं ना कहीं इससे वो हल हो सकती है। आचार्य देव के आदेश से हम सत्संग देवघर की तरफ से आज हम सब रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर के ओर से श्री जो उमर अब्दुल्ला जी हमारे यहाँ के सीएम है, उनको हमने आज 1 करोड़ जो है राशि जो डोनेट की, जो अभी जम्मू कश्मीर में जो डिजास्टर हुआ उसके लिए, जो यहाँ बेचारे गरीब गुरबातों पे मतलब कुदरत का कहर बरसा, उसके लिए श्री श्री आचार्य देव बड़े चिंतित थे। पूरे जो जितने भी बाढ़ पीड़ित जो राज्य है उन सब में राहत देवघर की तरफ से पहुंचाया गया और आज जम्मू कश्मीर में भी दिया गया। हमने माननीय सीएम साहब को हैंडओवर किया जो ये राशि थी जो देवघर से। अब खबर क्या है? खबर सिर्फ यही नहीं है कि फ्लड है और फ्लड के बाद सिचुएशन ख़राब हुई, लोगों ने राहत देने शुरू किए। खबर ये भी है, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट हैं। ख़ास तौर पे असेंबली सेशन जो ऑटम अभी शुरू होने वाला है उसके ऊपर
क्या कुछ होगा? क्या जो फ्लड वाली सिचुएशन है उसमें वही बात होगी जिस तरीके से अब तक हुई है कि सरकार की जानिब से मदद दी जाएगी और जायज़ा मीटिंग चल रही है, या फिर इलाकों का जायज़ा लिया जा रहा है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है, या फिर डेली वेजर्स के मुद्दे या फिर स्टेटहुड के मुद्दे, वो पेंडिंग सभी मुद्दे जो इस मरतबा रखे जाएंगे, इवन PSA वगैरह वाले मुद्दे, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अपोजिशन ने सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की है। और यही वजह है कि सरकार के नुमाइंदे ताहिर सईद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर साहब, सीधा मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस्तकबाल है आपका हमारे साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख में। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो इस मरतबा शुरू होने वाला है सेशन, शायद अभी डेट 13 तारीख का अनाउंस किया गया है, लेकिन अभी हतमी नहीं है। लेकिन जो भी है, सेशन जब भी बुलाया जाए और जितने दिन के लिए भी बुलाया जाए, इस मरतबा के मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक असेंबली सेशन का ताल्लुक है, आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में जो काबीना का इजलास हुआ, उसमें 13 तारीख से जो है 13 अक्टूबर से असेंबली सेशन, ऑटम सेशन जो है, जो यहाँ पे हर साल होता था, उसको बुलाने के लिए गवर्नर साहब से सिफारिश की गई है कि गवर्नर साहब ये सेशन बुलाएं, LG साहब। तो उम्मीद है कि जल्द जो है गवर्नर LG साहब राजभवन जो है नोटिफिकेशन निकाल के इस सेशन को बुलाएगी। जहां तक मुद्दों का ताल्लुक है, देखिए, जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है? जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपकी सरकार जो होती है वो अवाम और अवाम के चुने हुए नुमाइंदों के सामने अकाउंटेबल होती है। इससे पहले हमने देखा पिछले 7-8 साल से, इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्टेड गवर्नमेंट इन J&K, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब जो कि यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ जो हैं मुख्तलिफ तरीकों से बंधे हुए हैं। बिकॉज आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है, फुल स्टेटहुड नहीं है, कंट्रोल चीज़ों पर नहीं है, और इंटरनल लेवल पर भी किस तरीके से यहाँ पर जो है हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जो अपोजिशन है, हम ये तवक्का करेंगे कि जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होगी और अवाम के मुद्दे वो उठाएंगे और सरकार से उसकी जवाब तलबी करेंगे, और सरकार भी उसके लिए यहाँ से तैयार है कि जो भी अवामी मुद्दे होंगे और सही मुद्दे होंगे, उनके जो भी सवालात होंगे, उन सवालों का मुकम्मल और अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा। और हम समझते हैं कि एक चुनी हुई सरकार जो होती है वो अवाम के सामने जवाबदेह है, और हम उसके लिए जो है अवाम के सामने हम जवाबदेह हैं। जो अपोजिशन सवाल पूछेगी, जो मेंबरान सवाल पूछेंगे, उनके लिए हम तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि ताहिर सईद साहब, जाहिर है कि आप अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम के सामने जवाब देंगे, लेकिन अवाम के नुमाइंदे या अवाम की नुमाइंदगी अपोजिशन भी करती है और वही सवाल कर रही है। PDP BJP की जानिब से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने न सिर्फ एक साल में कुछ नहीं किया, बल्कि जो आपदाएं आई, जो मुसीबत आए, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे टाल दिया, BJP हुकूमत पे टाल दिया या LG एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्ज़ाम धर दिया, खुद से अपनी जानिब से कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल झूठ है और मुबालगा आराई है। मुझे आप ये बात बताइए, जहां भी सैलाब आया, और आपको मालूम है कि आज के सैलाब में जम्मू सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, क्या चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जगह जगह पे नहीं पहुंचे? क्या जब हाईवे का मामला हुआ, क्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जगह जगह पे नहीं पहुंचे? क्योंकि जम्मू में जो सैलाब से जो नुकसान हुआ वो बड़ा महसूस हुआ। तो उसके लिए आपको सरकार, उसके लिए आपको ना मरकज सरकार से भी राहत की जरूरत है, उनकी भी मदद की जरूरत है। क्योंकि आपने जो इनिशियल जो रिपोर्ट आपने बनाई थी, तो उसमें आपने जिक्र किया कि कल भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक रिव्यू मीटिंग ले ली, और किस तरीके से सरकार काम कर रही है कि राहत की और बाज़ाबादकारी की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। तो हम किसी भी तरह से भी किसी और पर इल्जाम नहीं धर रहे हैं, लेकिन उनकी आदत है कि वो जो कहते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो मतलब उनका कोई काम, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में जहां उनकी मुदाखलत भी नहीं होनी चाहिए, वहां उनकी मुदाखलत हो रही है। हाँ, एक चीज के मामले में जो हमने हाईवे के मामले में कहा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि हाईवे जो है, ये हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये उनके अंडर आती है, यानी कि मरकजी सरकार के अंडर आती है। हाईवे पे हमने सवाल उठाया, हमने कहा कि अगर जिस तरीके से सैलाब के बाद विदिन 3 डेज पूरे जम्मू में हमने पूरा जितना भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज था, जितने भी हमारे पास वसाइल थे, वो हमने बरोई कार लाकर जम्मू में पावर सप्लाई को बहाल किया, सड़कें बहाल की। इसी तरीके से अगर आपने हाईवे पर अपने जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको बरोई कार लाया होता, तो हाईवे तो 2 या 3 दिन में खुल जाती।
आपने 15 दिन हाईवे को बंद रखा, उस वजह से हमारे हॉर्टिकल्चर को कितना नुकसान हुआ, यहाँ लोगों को कितना नुकसान हुआ, उसकी बात हमने की। बाकी हम कोई इल्जाम किसी पर नहीं धर रहे, ना हम किसी पर कोई जिम्मेदारी ठोस रहे हैं। हाँ, हमें इस चीज का एहसास है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी उमर अब्दुल्ला साहब जितना उनसे हो सकता है वो अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। पिछले 1 साल से हम सरकार में हैं, कई इकदाम किए गए जो अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ किए गए। फ्री बस सर्विस की बात हो, हमने असेंबली में रेजोल्यूशन लाया, हमने काबीना में रेजोल्यूशन लाया, हमने फ्री बस सर्विस दी, हमने जिले जो है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्मार्ट बस सर्विसेज शुरू करवाई, मैरिज असिस्टेंस स्कीम करवाई, ये फ्री पावर और फ्री राशन जो है AY और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। और इसमें जो है अब चूंकि सरकार कमिटेड है, BPL का भी उसमें भी हो रहा है। आपने डेली वेजर्स का मामला उठाया, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो है एक डेली वेजर्स के लिए 5 रुकनी कमेटी बनी हुई है चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में, जो इस पूरी चीज को रिव्यू कर रही है कि इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, किस तरीके से क्या करना है। ऐसा नहीं है कि सरकार बैठी हुई है, सरकार काम कर रही है। और हम जो अवाम के सामने, मैंने कहा कि हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं। कल जब असेंबली में ये सवाल उठेंगे, अपोजिशन सवाल उठाएगी और हम इन सवालों का वहां पे अच्छी तरीके से जवाब देंगे। बिल्कुल, चलिए ये चीजें अगर आप कह रहे हैं तो हम इस बात को मान लेते हैं। हालांकि रविंद्र सिंह सलातिया साहब भी बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलातिया साहब, इस्तकबाल है आपका। लेकिन जो चीजें अभी रईस साहब कह रहे थे, खासतौर पे ताहिर सईद साहब, माफ कीजिएगा, तो ताहिर सईद साहब का जो कहना है कि सरकार बैठी हुई नहीं है बल्कि सब कुछ कर रही है, लेकिन जिनके हाथ में है सब कुछ वो तो कुछ बोले हैं, वो सिर्फ इल्जाम धर रहे हैं। यहाँ तक ताहिर साहब जो मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं जी, जो अभी मैंने थोड़ा हो सकता है शायद मैं लेट यहाँ पे आपके साथ जुड़ा हूँ, कुछ चीजों का मुझे नहीं ज्ञान हुआ होगा, मगर जितनी सी बातें मैं समझ सका हूँ कि उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि हमारी सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब बहुत ही काम कर रहे हैं। और जैसे कि जो आपदा इस समय आई थी, जो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत काम किया, मगर सिर्फ कहने से कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो उनका दायित्व बनता है एज ए मुख्यमंत्री, और वो हेड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी सरकार को, तो उनका दायित्व बनता है कि जो इस समय आपदा आई है और जो भी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए थी, कैसे आपने इसको मैनेजमेंट करना था, वो तो आपके सुपुर्द था, सब चीजें आपके सुपुर्द थी। कहीं भी आपको कहीं किसी सीटों में कमी नहीं है, आपकी पूरी की पूरी अक्सरियत के साथ आपकी सरकार है, आप पूरे दायित्व रखते हैं, राइट रखते हैं कि आप कैसे काम लेंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके नीचे है वो कैसे काम करेगी, कैसे सरकारी तंत्र काम करता है, वो तो आप चीजें देगा। जहां तक केंद्र की बात है, अगर मैं सिर्फ आपदा की बात करूं तो आपको ज्ञान होगा कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे और उन्होंने भी यहाँ का जायजा लिया। उसके बाद कृषि मंत्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी यहाँ पर दौरा किया और उन्होंने जाकर बिल्कुल इंटीरियर्स में जाकर सभी चीजों का ज्ञान लिया हुआ है और उसकी चीजों के ऊपर काम भी किया। जैसे आपको मालूम है कि कठुआ, उधमपुर, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको मालूम होगा कि 110 सड़कों के लिए उन्होंने 2000 करोड़ का अप्रूवल दे भी दिया है कि कम से कम जो सड़कें बिल्कुल खराब हो गई हैं उनके ऊपर जल्दी से जल्दी काम किया जाए। उसके लिए 2000 करोड़ का अप्रूवल दिया और उसके बाद ये भी कहा कि अगर और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, तो वो उस चीजों के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, हाँ, जो अब आपके अधिकारी जिन्होंने रिपोर्ट बनानी है, कितना डैमेज हुआ है, कितने घरों का नुकसान हुआ है, कितनी लाइव्स चली गई हैं, कितने पशु चले गए हैं, कितने, उनका सारा जो डैमेज है वो तो आपने बनाना है और फिर आपने केंद्र को देना है। और जब केंद्र को दोगे आप, तो केंद्र तो उसी के ऊपर काम करेगा। तो यहाँ तक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अभी काम ही नहीं कर रही, आप सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, ये तो इस पे ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, ग्राउंड में आपको इन चीजों को संज्ञान लेना पड़ेगा, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपको रिपोर्ट दे और आप केंद्र में सबमिट करवाएं। तो ये इन चीजों के लिए मैं आपकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से चीजें कही जा रही है कि बात बनाने से कुछ नहीं होगा, आपके पास स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? ठीक है, सेंटर से मदद आएगी, सारी चीजें हो रही है, लेकिन एटलीस्ट आपके सुपुर्द भी एक बड़ा बजट है, आप भी लोगों की मदद कर सकते थे, आप सिर्फ इंतजार करते रहे और दूसरी जो एजेंसियां हैं, एनजीओज है या इंडिविजुअल हैं, वो मदद करने के लिए आ गए, आप तो नहीं आए। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए जो ही सैलाब आया, सैलाब के फौरन बाद जो
जो हमारी जो रियासत की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार है, उनके पास जितनी भी अपनी जो माली ताकत है, अपनी माली ताकत के मुताबिक उन्होंने रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया। उस वक्त भी जो है जम्मू के लिए पैसा दिया गया और कश्मीर के लिए पैसा दिया गया जो इमीडिएटली जो उस वक्त जो है सरकार के पास जितना मुमकिन था। ये बिल्कुल ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं है। हमने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए जरूर है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं यूनियन टेरिटरी में जो ये निज़ाम है, इस निज़ाम में हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात आ रही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन मुश्किलात के बावजूद भी जितना भी हमसे हो सका, मैंने आपको इनिशियली कहा, मैंने कहा कि ये इसीलिए मुमकिन हो सका जब आपके पास एक इलेक्टेड सरकार थी। यहाँ की सरकार ने विद इन 3 डेज पूरे जम्मू डिवीजन में, आप देखिए कि मतलब कितने पहाड़ी इलाके हैं, किस तरह की सिचुएशन है, उसके बावजूद पूरे जम्मू में 3 दिनों के अंदर सड़कों का, राब्तों का सिलसिला बहाल किया गया, पावर सप्लाई बहाल की गई, वाटर सप्लाई बहाल की गई। ये तो हमारी लोकल सरकार की वजह से ही तो हुआ, ये तो केंद्र सरकार ने नहीं किया ना। और इसके बावजूद भी जितना भी पैसा था, जितना भी हमारे पास अपना रिलीफ था, वो भी हमने दे दिया। अब जो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने तरीके से असेसमेंट कर रहे हैं। आप जो मैंने पहले चलिए, मैं 2-3 चीजों को आपके सामने में रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं मिसालों के जरिए आपके सामने में रखूंगा। सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल की पूरी एक मोटी जो बातें वो रखूंगा, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल एक्सपर्ट जनाब अहमद यास साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्तकबाल कर लेते हैं सर आपका। ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, शुरू से ठीक है, हुकूमत बनी, लोगों को उम्मीदें थी, इंतज़ार हुआ, उसके बाद एक घटना जो शुरू से हम देख पा रहे हैं, उसमें मोटी चीज़ें पहलगाम से ले लेते हैं। बाइसरन घाटी में यह हादसा हुआ, पूरा कारोबार ठप हो गया, पूरा जम्मू कश्मीर में सन्नाटा। और उसके बाद आज तक जो 47 करीब या 48 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, उसमें आधे अभी पूरे लॉक्ड हैं, बंद है, वहां लोग जा नहीं सकते, इवन दूध पथरी नहीं जा सकते बडगाम का। तो आपने आज तक सरकार से कभी भी नहीं कहा, एडमिनिस्ट्रेशन से कभी भी नहीं कहा कि भाई अब तो सब कुछ ठीक हो गया, खोल दो, कम से कम वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। उसके बाद ये कुदरती आफत आई, मैं एक करके आता हूं, आप जवाब दे दीजिए। कुदरती आफत आई, लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए, पूरा का पूरा सब कुछ सिस्टम ध्वस्त हो गया, सेब के कारोबारी खत्म हो गए, ट्रांसपोर्टर्स तबाह हो गए, मंडी वाले खत्म हो गए, लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे। कुछ ऐसी चीजें हैं, लगातार टूरिस्ट आपकी बर्बाद होगी, इकोनॉमिक। कल की ही रिपोर्ट सामने आई और आपके ही मिनिस्टर एमपी आप लोगों को लगातार इल्जाम दे रहे हैं कि अगर जो हमने कहा था उस चीज पे सरकार नहीं उतरी है, और इसी वजह से हम इस चीज में अवाम के साथ हैं, अवाम की तरफ खड़े रहेंगे और सरकार से इवन अपनी हुकूमत से सवाल पूछेंगे। ताहिर साहब, देखिए, आपने बहुत ही 2 अहम मुद्दे आपने उठाए, और मेरा इस बात पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उन सब चीजों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे किसी भी की तरफ से भी हो, जिस चीज का ताल्लुक हमारे यहाँ की इकोनॉमी के साथ है। आपने बाइसरन का जिक्र किया, वो एक सिक्योरिटी फेलियर था, और उस सिक्योरिटी फेलियर की जिम्मेदारी जिस शख्स ने ले ली है, वो शख्स अभी भी आज की तारीख में भी आपको राजभवन में बैठा हुआ है। तो जिस शख्स की वजह से जो शख्स अपनी सिक्योरिटी जिम्मेदारी, सो आप उस चीज का ब्लेम हमारे साथ नहीं डाल सकते। फिर जहां तक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद करने का सवाल है, उनका सिक्योरिटी ऑडिट, इन्होंने कहा था हम सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे। कुछ दिन पहले भी, अगर आपको 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने 2 दिन पहले भी इस बात पे जोर दिया था कि इन्होंने सिक्योरिटी के नाम पर गैर जरूरी तौर पर कुछ डेस्टिनेशन उसको बंद रखा है, जो नहीं होना चाहिए था। तो सरकार अपनी तरफ से, इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से जितनी भी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये खोली जानी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा ट्रांसपोर्ट का, मैंने आपको अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा, मैंने कहा क्योंकि ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर है, जो मरकजी सरकार के अंडर आपका हाईवे आता है। 15 दिन लग गए इनको हाईवे खोलते हुए। हम मुसलसल इनको रिक्वेस्ट करते रहे 15 दिन कि आप किसी न किसी तरीके से, प्लीज आप किसी न किसी तरीके से हाईवे को खोलिए, हमारा मेवा खराब हो रहा है। मैंने कहा कि हर उस चीज को जिसका ताल्लुक यहाँ की इकोनॉमी के साथ है, उसको कोई ना कोई टारगेट बना रहा है, और मकसद सिर्फ एक ही है कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बर्बाद किया जाना चाहिए। तो दोनों जो सवाल हैं, दोनों सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर नहीं है, बल्कि दोनों सरकार जो है वो केंद्र पर है, क्योंकि एलजी साहब ने बंद रखा है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, वो हमारे अंडर नहीं आता है।
ट्रांसपोर्ट जो है इन्होंने हाईवे 15 दिन बंद रखा, मेवा खराब हो गए, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हमारे मिनिस्टर्स मंडियों में गए, वहां लोगों से बात की, वहां फ्रूट ग्रोवर्स से बात की, लेकिन ठीक है ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। हो सकता है कि पार्टी की वजह से आपके अंदर बायजनेस हो, मेरे अंदर बायजनेस आ जाए, या फिर रविंद्र सिंह सलातिया साहब की तरफ बायजनेस की झलक नजर आए, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट दोनों तमाम तर चीजों को तौल करके सही जुबान में अपनी बात रखता है अवाम के इसमें। मैं अहमद यार साहब आपसे सवाल करना चाहूंगा। खासतौर पर हमने देखा कि जो भी मैनिफेस्टो आया था इलेक्शन के बाद से, उसमें जो बेसिक मुद्दे थे इवन वो भी हल नहीं हुए। 370 छोड़ दीजिए, 35 से छोड़ दीजिए, वो तो उसका उस पर एनसी का क्या स्टैंड है वो भी क्लियर अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन खैर स्टेटहुड वाला जो मसला था उस पर अधर में अटका हुआ था कि जल्द मिलेगा। खैर वो मसला लगातार जुबानों में, मीडिया इंडस्ट्रीज के अंदर फैलती रही, चलती रही, डिबेट होते रहे, आप भी रहे इसमें। समझ में आता है जो बेसिक मुद्दे थे आवाम के, बिजली पानी जैसे, ये भी कभी हल नहीं हुए। आपका डेली वेजेस वाला मुद्दा हल नहीं हुआ, और लगातार जम्मू कश्मीर कई तरह के भौचाल का शिकार रहा, कई तरह के हालात का शिकार रहा। अब वो जो भी कह लीजिए, लेकिन रहा, उसमें गवर्नमेंट इतनी उलझी रही, या फिर एक दूसरे पे अपोजिशन या गवर्नमेंट इतनी इल्जाम तराशियां करती रही कि अवाम को समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। अगर सरकार हमारी नुमाइंदा है तो वो कर क्यों नहीं पा रही है, और अगर सरकार ये कह रही है कि जो भी है एलजी के सुपुर्द है, तो इसका मतलब ये है कि फिर इस सरकार की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी अहम बात जो है ये सारे मामले में वो ये है कि एक आम इंसान ये महसूस करे कि उसकी एक सरकार है, एक जिम्मेदार सरकार है, और जो वोट उसने दिया उसकी नतीजे में एक एमएलए बना, उसका नुमाइंदा बना और गवर्नमेंट बनी, और वो गवर्नमेंट उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, उसको उसके मामलात को देख सकती है। एक इत्मीनान एक आम इंसान को, नागरिक को होना चाहिए जब वो इलेक्शन करता है, अपनी हुकूमत बनाता है। उसके अलावा फिर उसके मसाइल जो है वो किस हद तक हल हो जाते हैं वो दूसरी बात। लेकिन पहली बात, क्या जम्मू कश्मीर में एक आम इंसान ये महसूस करता है कि उसने जो हुकूमत बनाई वो एक जिम्मेदार हुकूमत है और उसके मामला हल कर सकती है? नहीं लग रहा है। अभी तक जो हम देख रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, और उसके रीजंस ये हैं। एक ये कि जो मैनिफेस्टो लोगों को दिया गया उसमें से भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है 1 साल गुजरने के बाद भी, और दूसरा हुकूमती जो अहलकार है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अहलकार है, बरसद इक़्तिदार जो हुकूमत है, उनके जो मंत्रीज है या एमएलएज हैं, उनके जो बयानात भी आगे वो भी बहुत बार ये आए कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। इवन यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर ने भी बहुत बार बोला कि भाई जब तक स्टेटहुड हमारा रिस्टोर नहीं होता है तो हमारे से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। कल की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बहुत ही सीनियर लीडर है अब्दुल रहीम रातर साहब, स्पीकर है असेंबली के, उन्होंने भी यही कहा, बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ में उन्होंने बता दिया कि स्टेटहुड ना होते हुए मैनिफेस्टो का पूरे मैनिफेस्टो का थ्रू होना नामुमकिन है। ये कल की बात है। तो इससे कि 5 साल इंतजार वाली बात भी खत्म। कल की बात है, स्टेटमेंट आ गया उनका। कोई अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव उसको रिफ्यूट कर सकता तो वो बताए, लेकिन जहां तक मैं देख पाया कि उनका स्टेटमेंट आ गया। अब सवाल है कि जो आदमी जिसने इलेक्शन वोट दिया बड़े उम्मीदों के साथ कि भाई मेरा इलेक्शन अपना नुमाइंदा हो इलेक्शन करके, वोट दिया, उनके मामलात को लेकर बहुत टाइम से उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, यहाँ सेंटर का रूल रहा डायरेक्टली, तो चाहते थे कि अपनी गवर्नमेंट बने, अपने नुमाइंदे हो, उनके साथ बातचीत करके उनके साथ हमारी रसाई हो, मामला ठीक हो। तो ऐसा नहीं दिख रहा है, और ये आम इंसान शायद यहाँ महसूस कर रहा है कि इसे बेहतर था कि इलेक्शन ही ना हो। तो उसे क्या दिखता है, दैट नेवर मीन्स कि वो नहीं चाहते थे इलेक्शन, वो चाहते थे कि इलेक्शन हो, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उनको नहीं लग रहा है कि कोई मामला हल हो रहा है हुकूमत के चलते। तो लिहाजा मैनिफेस्टो को हल करने की बात दूसरी, या अभी जो कुदरती आफात का मामला आया, सैलाब की सूरत में, क्लाउड बर्स्ट की सूरत में, या रोड नेशनल हाईवे बहुत बार बंद हुआ, ये तो फिर दूर की बात है। जब आपको एहसास ही नहीं है, आप महसूस ही नहीं करते हो कि गवर्नमेंट कोई फंक्शन कर रही है,
तो फिर मामला हल करने की वो दूसरी बात आती है। तो ये भी महसूस करते हैं कि लोग जो इस वक्त जो तकदव हो रही है इधर उधर मिनिस्टर्स का जाना, वो तो एक महज एक तकदव है, एक प्रोटोकॉल तक ही महदूद है, कोई रिजल्ट सामने आ नहीं रहा है और सच भी बात है वो। तो ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा कुछ वाक़ात ऐसे हुए जैसे 13 जुलाई को चीफ मिनिस्टर को बाहर नहीं जाने दिया और दूसरे दिन उसको छलांग मारना पड़ा दीवार के थ्रू, और उसके बाद जब वो दरगाह हजरत बल गए वहाँ उन्होंने फंक्शन अटेंड करी, फिर फंक्शन में जाना चाहा, फिर जायजा लेना चाहा कंस्टिट्यूशन क्या हो रहा है, तो वहाँ उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। या अभी कोई छुट्टी का मामला आया, उन्होंने चाहा कि छुट्टी दूसरे दिन हो, नहीं हुई। तो इसे जो फेल्यूर नजर आ रहा है, कोई हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर दिख रही है। तो लिहाजा उसके चलते ये कहना कि आप मैनिफेस्टो, तो वो तो फिर दूर की बात रहती है। स्टेट को रेस्टोर करने की बात दूर की है, या स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर करने की बात, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर जब छोटे छोटे मामले जिनका आपने तज़किरा किया, अभी डेली वेजर्स का मसला है, अभी गैस सिलेंडर्स का मसला है, बिजली यूनिट्स को फ्री करने का मसला है, या अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, या सबसे बड़ी बात जो बड़ी जोर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त कही कि भाई जो जेलों में पड़े लोग हैं उनका हम देख लेंगे कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, तो या बाहर की जेलों में पड़े होंगे। जो चीजें आपने इससे पहले के एक पॉइंट में कहा था कि मुद्दे बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उसमें भी थोड़ा बहुत दम है, क्योंकि उस तरह की चीजें हुई। रविंद्र सिंह सलातिया साहब, क्या वाकई इस तरह की जो इल्जामात हैं अलग अलग जानिब से, इवन सरकार की जानिब से, कि पूरा जो पावर है वो मुट्ठी में है एलजी के, और एडमिनिस्ट्रेशन जिसको चाहता है जिस तरफ ले जाना चाहता है घुमा देता है, अगर कोई बोलता है उस पर पीएसए लगा देता है, सरकार को कुछ करने नहीं दे रही, और उसके साथ साथ यहाँ का जो भी ओवरऑल है ना, ये सिर्फ दिखावा है, असल विलन तो एडमिनिस्ट्रेशन है। आज बात कर ही जैसा अभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे अहमद साहब बात कर रहे थे जी, यकीनन उनकी बात में सच्चाई है कि जब ये इलेक्शंस हुए तो ये इस बात को लेकर ही इलेक्शंस हुए थे, और उनको पता था कि ये यूनियन टेरिटरी के इलेक्शंस होंगे, इसमें कहीं भी फुल फ्लैश स्टेट का इलेक्शन तो नहीं था। यकीनन ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कि इसका स्टेटहुड रिस्टोर होगा, मगर यहाँ पर इलेक्शन जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो तो इसी बुनियाद पे लड़ा गया कि वो यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज वो किस मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि हमें ये चीज नहीं मिली, अगर हमें स्टेटहुड मिले तो हम काम कर सकते हैं, हमें ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता। गवर्नर साहब ने तो इसको क्लियर कहा है कि मेरे पास तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी तो सारी चीजें जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के, उमर साहब के पास है। अभी उमर साहब के प्रवक्ता जो यहाँ पे सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इल्जाम लगा रहे थे कि हमें जानबूझकर ऐसा काम किया जाता है, सड़कों को जैसे हाईवे को नहीं खोला गया, उसको डिले किया गया। ये तो ये आप अपनी नाकामियों को छुपाने की बात कर रहे हैं। जो बात मैं यहाँ पे एक जरा सा रोकना चाहूंगा सलातिया साहब। 17वें दिन मेरे ख्याल से, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 17वें दिन जब सीएम साहब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के साथ, तब जाकर के आश्वासन दिया जाता है कि 24 से 48 घंटे में यह हाईवे खुल जाएगा। तो कहीं शक की सुई नहीं घूमेगी इस तरफ? अवाम भी इस चीज में कहीं ना कहीं शक और शुबे में नहीं पड़ेंगे कि क्या 15 दिन से फिर क्या हो रहा था, 17 दिन से क्या हो रहा था? और जैसे ही सीएम साहब बात करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, फौरन उसके बाद 24 से 48 घंटे में ऐसी रिपोर्ट आती है, खुल जाएगी। सलातिया साहब, ठीक है, शायद सलातिया साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, दोबारा कनेक्ट कर। जी 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 सलातिया साहब सुन पा रहे हैं, बताइए। मैं ये कह रहा, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, मैं आपको आपका दीदार कर पा रहा हूँ, बोलिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये त्रासदी जो आई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल। ठीक है ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सीधा। जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाले इल्जामात हैं, मैं जवाब जरूर लूंगा सलातिया साहब से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि देखिए, वादा तो आपका था,
हुकूमत तो आपकी बनाई लोगों ने, तो फिर हम दूसरों की तरफ क्यों देखें? पहले तो आपकी तरफ देखेंगे ना। और अगर शुरू से जिस तरीके से अहमद यास साहब कह रहे हैं उसमें साफ तौर पे है कि ये सच है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में जितने भी फलाही काम हैं, यानी कि सिक्योरिटी या तमाम तर चीजों को छोड़ करके, जो सलातिया साहब भी कह रहे थे, बाकी चीजें तो आपके हाथ में थी, उसमें कोई बजट भी आपको पूरा मिला था। आप ये भी नहीं कह सकते कि खजाना खा लिया, तो फिर आपने क्यों नहीं किया? फिर आप इस संघर्ष में क्यों फंसे रह गए? देखिए मुझे जाना है। मैंने ऑलरेडी आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को कहा था 6:30 तक। जी, तो जी। मुझे जाना है, लेकिन आप जाने जवाब से दे पहले दीजिए उसके बाद। मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में आपको एक दो बात कहना चाहूंगा। देखिए, जिस दिन उमर अब्दुल्ला साहब ने मैनिफेस्टो रिलीज किया श्रीनगर में, उसी दिन उमर अब्दुल्ला साहब ने दो चीजें कही। एक ये कि इनमें से कुछ वादे ऐसे हैं जो हम यूनियन टेरिटरी के होते हुए हल कर सकते हैं, इनमें से कुछ वादे ऐसे हैं जो हम स्टेटहुड के होते हुए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं पर भी ये नहीं है कि हमने कहा कि सब वादे जो है इन वन गो हम करेंगे, बल्कि हमने ये कहा। दूसरी बात, स्टेटहुड का जिक्र क्यों किया हमने? क्योंकि हमें ये उम्मीद थी, क्योंकि बीजेपी ने ये कहा था कि हम डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन, और इलेक्शन के फौरन बाद हम यहाँ स्टेटहुड हम रेस्टोर करेंगे। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर का अपना दिया हुआ बयान था, और हमें ये उम्मीद थी कि वो अपने बयान पे कायम और दायम रहकर यहाँ पर स्टेटहुड को बहाल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर सरकार जो है बड़ी स्मूथली चलेगी। कल जो ऑनरेबल स्पीकर साहब ने, जो जम्मू कश्मीर असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर साहब है, उन्होंने जो बातें कही, और वो भी हक बजानिब है, वो सही है जो अहमद यास साहब कह रहे थे कि वो भी हक बजानिब है। क्योंकि देखिए, इस वक्त जो जिस तरीके की रुकावटें खड़ी की जा रही है, एलजी साहब तो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, फिर उनको सिविल मामलात में तो फिर उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस वक्त चूंकि टाइम की कमी है, वरना मैं आपको गिनवा लेता कि कहां पर उनकी मुदाखलत हो रही है, किन किन महकमों में उनकी मुदाखलत हो रही है, तो किस तरीके से वो सीनियर आईएएस अफसर्स के जरिए से जो है मुदाखलत करवा रहे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमने जो कहा कि चूंकि यूनियन टेरिटरी के होते हुए हमने इलेक्शन लड़ा, और हमें इस चीज का मालूम था कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और हम उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और जारी रखेंगे। ठीक है ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने कहा कि असेंबली में बहुत सारी चीजें हैं पेश करने के लिए, और जाहिर है कि इस असेंबली पे हमारी नजर रहेगी कि क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया, आपने इजाफी वक्त दिया हमें तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। मैं अहमद यास साहब आपकी तरफ आऊँगा। जो बातें हुई है सलातिया साहब से या ताहिर सईद साहब से, उसमें एक चीज़ जो ख़ास तौर पे मैं सरकार की जानिब से ही, मैं ताहिर साहब चूँकि है नहीं तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, 1 साल बीत गए। देखिए, आप कह सकते हैं कि हमारे रास्ते में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट है, ये कोई एनजीओ तो है नहीं कि हर एक चीज़ बहुत खुश उसलूबी से चलेगी और लोगों की फलाह बहबूदगी से होगी। सवाल यह है कि गवर्नमेंट है, सियासत है, और सियासत में उठक पटक चलता रहता है। तो फिर इस सरकार को क्या है ऐसी चीज़ जो ये 1 साल का ब्यौरा, 1 साल की पूरी रिपोर्ट वो असेंबली में पेश कर पाएंगे? और अब तो लगातार हम देख पा रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जानिब से सरकार को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। अब तो बीजेपी आ भी नहीं रही, क्योंकि बीजेपी पहले निशाना बनाती थी, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल निभा रही थी। अब तो दूसरी भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में सरकार को घेर रही है, और आम आवाम भी ये समझने लगी है कि सरकार बना करके हमने गलती की। शायद एनसी की गलती ना हो, लेकिन इस सरकार की गलती यह है कि ये किसी भी मामले में कामयाब नहीं है। इस चीज को हम मान लेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को यूटी में दिक्कतें आती है, और दूसरा चूंकि उनका तजुर्बा स्टेट में काम करने का रहा है, इसलिए उनकी ज़्यादा ही दिक्कतें हों, अपने आप को पाबंद महसूस करते होंगे, सब्जेक्ट टू सम चेक्स महसूस करते होंगे, या उनको फ्रीली काम करने का मौका नहीं मिलता होगा, वो हम मान लेते हैं। और अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि भाई इनको पता था, हालांकि दे न्यू इट कि भाई इलेक्शन यूटी में हो रहे हैं, तो उनकी लिमिटेशंस क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन प्लेस है, तो उनकी दिक्कतें हो सकती है। अब हम मान लें भी उनको उन दिक्कतों का अंदाजा नहीं था, जो हालांकि कहना गलत होगा, क्योंकि लीडर्स आर सपोज टू नो कि भाई क्या होने वाला है, या दे शुड फोरकास्ट, विजनरी होनी चाहिए। तो वो लीडर्स की खासियत है आम इंसान से। अब मान लेंगे कि उनको ये दिक्कतें पता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो इलेक्शन में आ गए, उन्होंने लोगों से वोट हासिल किया ये कहकर कि हम आपकी दिक्कतें दूर करेंगे, आपकी मसाइल दूर करेंगे। बीजेपी बेशक सियासत ही खेलता होगा, सियासी मामला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज है,
और नेचुरली चाहेंगे, एक दूसरे की खींचातानी हो भी सकती है, दैट्स ऑलवेज देयर। ये आज की बात नहीं है, हर एक जगह पर है, पहले भी आया हुआ है, अभी भी चलता होगा और शायद आगे भी रहेगा। दिस इज ऑल इन द गेम। ऑनेस्ट लाइज ऑन द नेशनल कॉन्फ्रेंस, हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत चला रही है कि हाउ बेस्ट दे कैन मैनेज विद ऑल कंसर्न, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो दूसरा तीसरा हो या कौन सी एजेंसी हो, कि वो उन्होंने जिम्मेदारी ली है वोट लेकर कि हम आपके मामलात को हल करेंगे, रियासत को, जम्मू कश्मीर को चलाएंगे, जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस करेंगे। अब उनको ये देखना है कि वो क्या लाही अमल इख्तियार कर लेते हैं कि किसके साथ क्या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि उनके जो मामला है वो हल हो जाए। सबसे जिम्मेदारी उनकी बनती है और सबसे बड़ी बात वही जिम्मेदार है लोगों के सामने। लोग जब पूछेंगे तो उन्हीं से पूछेंगे। हम भी देखते हैं कि कभी कभी बहुत ही, हालांकि उनका पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ होता है झुकाव, पूछते हैं कि भाई आप ये चीज इलेक्टेड गवर्नमेंट से क्यों पूछते हो, ये आप सेंटर से क्यों नहीं पूछते हो कि नेशनल हाईवे बंद नहीं हुआ, बंद क्यों हुआ। अरे बेशक नेशनल, मेरा मानना है नेशनल हाईवे जो है बेशक ये डोमेन में नहीं आता होगा स्टेट गवर्नमेंट में, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट बन रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं, उनकी तरफ से अगर इसको देखेगा, बात करेगा तो कौन करेगा? ये तो जम्मू कश्मीर का ही हुकूमत ही बात करेगी, उनको ही करने की जरूरत है। हम लोगों को नहीं कह सकते हैं बाशिंद गवर्नमेंट कि भाई हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। हम यहाँ भी मुखालफत करेंगे इस चीज की, क्रिटिसाइज करेंगे कि जब हजरत बल में उमर साहब बाशिंद चीफ मिनिस्टर कोई कंस्ट्रक्शन बेशक अवकाफ बोर्ड ही बनाता हो, लेकिन जब उन्होंने चाहा कि वो उस चीज को देखे कि क्या हो रहा है, उनको इजाजत नहीं दी गई, वो गलत बात है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, उनका हक बनता है, नुमाइंदा चुना हुआ है, वो हक बनता है उनका कि वो देखे जम्मू कश्मीर में कहाँ क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, लोगों का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उनका सही जवाब बनती है। तो बेशक उनके हदी इख्तियार में कोई बात भी ना हो, लेकिन बहैसियत इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, बहैसियत गवर्नेंस, बहैसियत गवर्नमेंट, उनका ये हक बनता है कि लोगों के मामला जो है उनको वो देखे, उनके साथ जो भी एजेंसीज हैं, जो भी हुकूमतें हैं, जो भी रियासतें हैं, उनके साथ बात करें, जहां भी उनके मामला जम्मू कश्मीर के हैं वो देख ले। ये उन्हीं का जिम्मेदारी बनता है और उन्हीं से हम जवाब मांगेंगे, बहैसियत जम्मू कश्मीर के लोग उन्हीं से जवाब मांगेंगे। हम शायद डायरेक्टली किसी को जवाबदेह नहीं बना सकेंगे। तो लिहाजा ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक मामले को देखकर, ये जानकर, ये भी हम मान लेते हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है, उनके साथ नहीं कोऑपरेट करती होगी, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन इन सारे मामलों से निपटने के लिए हुकूमत जो है जम्मू कश्मीर की वही जिम्मेदार है, उन्हीं को देखना चाहिए वो क्या लाही अमल इख्तियार करेंगे लोगों के मुख्तलिफ मामला हल करने में, सड़कें खुले रहने में, सड़कें ठीक रहने में कोई दिक्कत लोगों को नहीं आए। जैसे अभी 20 दिन हमारी गाड़ियां बंद रही, हमारी सड़कें बंद रही, हमारे फ्रूट्स खराब हो गए, हमारे सप्लाईज असरअंदाज हो गए, ये सारा जम्मू कश्मीर की हुकूमत को देखना होगा। तो ये अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर ये कह रहे थे कि भाई हमारे डोमेन में नहीं है, अमन कायम करना हमारा काम नहीं है। कल उन्होंने ये भी बयान दिया, अमन कायम करना हर एक शहरी का फर्ज है। वो कौन सा चीफ मिनिस्टर हो कि वो ये कहेगा कि मेरा अमन करना, काम के कायम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है, हालांकि हम गैर जानिबदार हैं इस मामले को लेकर, लेकिन ये सवाल जब उठेंगे वो तो हुकूमत पर ही उठेंगे, क्योंकि हुकूमत काम नहीं कर रही। तो यहाँ का जो अवाम है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को शायद पाबंद नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि हुकूमत इन बिटवीन है, इलेक्टेड हुकूमत जम्मू कश्मीर है। एक सेटअप तो वो है, एक फॉर्मेलिटी उनको करना पड़ेगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे जवाबदेही हासिल करें, क्योंकि उनको उन्होंने वोट दिया है। प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली मान लिया वो भी इलेक्ट हुआ हो, कहीं शायद हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को इंसान डायरेक्टली भी कब बोल सकता है, ऐसा भी पाबंदी नहीं है, लेकिन असल जिम्मेदारी जो बनती है वो हुकूमत, जो लोकल हुकूमत है उनकी जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा इस जिम्मेदारी से कोई भी हुकूमत
या जम्मू कश्मीर की हो या और किसी सरकार हो, कोई किसी रियासत की या किसी यूटी की, वो अपनी जिम्मेदारियों से मैं सलातिया साहब आपकी तरफ आऊंगा। बच नहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, हम इनकार नहीं कर सकते। मैं काफी डिटेल में इस वजह से समझ रहा था ताकि देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि हुकूमत क्या कर रही है। आमिर साहब एक और बात, जी आमिर साहब एक और बात, प्लीज। वहां एक कमजोरी है जो एक हम देख रहे हैं, वो अपोजिशंस में भी देख रहे हैं, खासतौर बीजेपी की, जिनकी सबसे ज्यादा अपोजिशन है जम्मू कश्मीर में। उनका भी फर्ज बनता है कि लोगों के मामलात को उबारे। अगर जम्मू कश्मीर की हुकूमत या कोई भी हुकूमत काम नहीं करती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाती है, उनको भी चाहिए कि वो उनको पॉइंट आउट करे, सीरियसली करे, तमाशा ना देखे। लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी पीछे दिख रही है अपने काम में, वहां पर एज ए पोजीशन वो भी देख रहे हैं। बिल्कुल सलातिया साहब, यही सवाल था मेरा कि इस मरतबा की जो असम्बली है उसमें क्या कुछ लेकर के आप जा रहे हैं, क्योंकि अवाम की निगाहें तो आपकी तरफ भी है और आपको भी जिताया है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में है, तो क्या कुछ होगा इस मरतबा? क्या उम्मीद की जा सकती है अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि जिम्मेदार आपको भी लोग समझ रहे हैं। जितने तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी इस असेंबली सेशन में, है छोटा सेशन है, मेरे ख्याल 6-7 रहेगा। अभी डेट फाइनल नहीं हुई मगर अप्रोक्सीमेट सेशन हो सकता है। तो जैसे पहले अपोजिशन जो सुनील शर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी आवाज को बहुत वहां पे रखा। जितने भी हमारे एमएलए साहिबान थे, जो भी उस समय जरूरत पड़ी उसमें भी उन्होंने अपोजिशन का रोल खूब निभाया है। और इस असेंबली लगेगी, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन अपना और जो भी त्रुटियां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ लगी हुई है और काम करने पे से पीछे हट रही है, लोग सही मायने मारो कश्मीर के लोग ही अब इन लोगों को ताना कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ महज एक चीज डाल या सेंटर ने वो नहीं किया, ये ऐसे बात नहीं चलेगी। जैसे अहमदियत बात कर रहे हैं, जो यकीनन अगर उमर साहब ने ये अमन मेरा काम नहीं है, तो मुझे लगता है इससे गैर जिम्मे कोई भी ऐसा अल्फाज नहीं हो सकते कि अगर स्टेट का वो ऐसे अल्फाज को यूज करे। आपका इसका मतलब कि आपका क्या 2014 से या जो वही करवाने थे, आपका काम अमन का नहीं है। तो ये चीजें बिल्कुल इस मरतबा के कई ऐसे मुद्दे थे जो मैं खास तौर पे चाहूंगा कि आप उस पर रोशनी डालें। हो सकता है कि पीएसए वाला मुद्दा है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा था। उसके अलावा आपका दरगाह हजरत बल वाला मुद्दा था, उसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी लोगों ने तय की थी। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी सख्तियां, इवन मैंने जो बात की कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो तमाम तर टूरिस्ट प्लेसेस आज भी उनमें से कुछ बंद हैं, यहाँ तक कि दूध पथरी भी जो कि बहुत मशहूर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते पे जा रहा है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सवाल तो जरूर होंगे आपसे। जैसा आप एक तो पहले पीएसए की बात कर रहे जी, इनके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं जी। देखो अब ये इसका डोजियर बना, जो चीजें उन्होंने सामने है, जग जाहिर है चीजें, जो उनके वीडियोज आए, जो उनके वीडियोस वहां पे आए, तो इन चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर डोजियर तैयार किया है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही वो डोजियर तैयार होगा। बाकी तो अब कोर्ट के हाथ में है, तो कुछ नहीं कह सकती। जो कोर्ट का फैसला होगा उसको वो भारतीय जनता पार्टी भी भी मानेगी। तो यहाँ तक पीएसए, अगर पीएसए ऐसे, जब ऐसे कितने एमएलए हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, लड़ाई भी चीज होती है, एक दूसरे से बहुत कुछ होता है, मगर ऐसी चीजें नहीं लगता सर, जो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के खिलाफ बात, ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। उसके ऊपर अगर वो संज्ञान लिया गया है, उसके ऊपर पीएसए लगना चाहिए। अगर इतनी एफआईआर पहले भी थी, बात की जा रही है कि वो पहले भी लगी हुई है, पीएसए छोड़ देते हैं, वो कोर्ट में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल इसका जरूर जवाब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का और दरगाह हजरत बल वाला, ये वो मुद्दे हैं जो अवाम के जज्बात को कहने कहीं ठेस पहुंचाते हैं, और ठेस नहीं भी पहुंचा तो नुकसान पहुंचाते हैं, और इसका सवाल शायद हो। जहां तक टूरिज्म जो स्पॉट्स बंद हैं, वो पहले तो टूरिज्म मिनिस्ट्री मेरे अब्दुल्ला साहब के पास है, शायद मुझे लगता है कि वो उन्हीं के पास है मिनिस्ट्री।
अगर किसी सिक्योरिटी रीजंस के साथ वो बंद है, उसके ऊपर तो उस संज्ञान लिया जाएगा केंद्र के द्वारा जी। क्यों बंद है, कहाँ पे डर है या क्यों ऐसी इसकी एजेंसीज तो खबर दी होगी, एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई होगा, इसी कारण बंद है। तो इसके कारण आप ये कहें कि इंसिडेंट हो जाता है तो फिर जिम्मेवारी कौन लेगा? उसमें उमर साहब जिम्मेवारी लेंगे, वो कहेंगे ये मेरे हाथ में नहीं था, ये लॉ एंड ऑर्डर तो एलजी के पास। चीजों को यानी आप ये कह रहे हैं कि फिर बात वहीं तक पहुंच जाएगी। खैर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट को क्या लगता है कि इस मर्तबा का जो सेशन है वो किस तरह का रहेगा? पिछली बार तो मार कुटाई तक की नौबत आ गई थी, इस बार क्या लगता है जनाब अहमद यार साहब? नहीं, मुझे लगता है कि इस वक्त शायद मार कुटाई का मामला ना आ जाए, अनलेस कि भाई जो अपोजिशन लोग हैं वो इस चीज को उबारें कि भाई आपकी जो डिलीवरी है, परफॉर्मर जो है 1 साल के अंदर वो कुछ दिख नहीं रहा है। एक तो मुझे लगता है कि वो आने की संभावना है, और दूसरा जो मुझे लगता है जो पीएससी जो लग गया, जो एक एमएलए के ऊपर पीएससी लग गया, मुझे लगता है कि उसका जबरदस्त रहेगा। और तीसरा जो रिजर्वेशन का जो मामला 6 महीने की जो उसमें कमेटी बनाई गई, उसका भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ये मुझे लगता है कि मोटे मोटे ये कुछ इश्यूज आ जाएंगे, या उसके साथ साथ जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी कुछ हो नहीं रहा है, उसमें कुछ अपोजिशन शायद वो उभारेंगे। तो लेकिन खास तौर जो लग रहा है कि जो मुझे भी महसूस हो रहा है कि जो अभी जो सेशन छोटा सा हो रहा है वो शायद पीएसए को लेकर होगा, कि भाई पीएसए के ऊपर शायद ये ना करें कि पीएसए को रिपील किया जाए, उसको करेंगे, ऐसा कुछ लगने का अंदाजा है, क्योंकि उसके ऊपर काफी अपोजिशन हो रही है गवर्नमेंट की, कि भाई कम से कम इनको रिपील करना चाहिए था, एलजी के पास भेजना चाहिए था। जो भी आप कह रहे हैं कि स्क्रैप करेंगे या रिपील करेंगे या कुछ इसमें जो इश्यूज निकाल देंगे, कुछ एक्ट्स के कोई प्रोविजंस निकाल देंगे जिनके ऊपर लग रहा है कि कोई आई मीन एक फ्रीनेस दे रहे हैं गवर्नमेंट को किसी के ऊपर भी चलाने का। तो मुझे लगता है कि शायद वो इसको एक्ट को रिपील करने की उसमें बात करेंगे, और आगे क्या होगा, लेकिन एलजी के पास भेजे, ये एक चांस बहुत लग रहा है कि इस बात पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अहम मसला है इस वक्त पीएसए। क्योंकि पीएसए सिर्फ अभी मसला इसका भी नहीं है, ये क्या नाम है इसका जो अभी एमएलए इस वक्त आया, क्योंकि इनका ये भी एहतमाल हो कि पीएसए के अंदर किसी और को भी किया जा सकता है, तो उसमें कोई भी हो सकता है। तो शायद अगर हम मान लेंगे कि एक उसूल के बुनियाद पर या एक ये जिम्मेदारी के उसूल तरीके पर कि किसी एमएलए के खिलाफ पीएसए लगा हो, अगर उस लिहाज से ना किया जाए, लेकिन जरूर इस लिहाज से किया जाए कि इसका आगे इस्तेमाल ना हो इन्हीं लोगों के खिलाफ। है कि इस मर्तबा चाहे फ्लड वाली सिचुएशन हो, पीएसए वाली हो, टेररिज्म वाली हो, सरकार वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन होगा कुछ न कुछ जरूर हंगामेदार, क्योंकि असेंबली में जरूर होगा। बिल्कुल, ये नेशनल हाईवे को बंद रहने का हो, नेशनल हाईवे को बंद रहने का हो सकता है। तो दोनों तरफ से घेरने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और देखने का भी खास होगा कि इसमें होता क्या है। बहुत शुक्रिया जनाब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जनाब अहमद यार साहब और रविंद्र सिंह सलातिया साहब, बेहतरीन वक्त के लिए। तो जो भी चीज़ें हैं यकीनन हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और उन तमाम तर चीज़ों की गहराइयाँ भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस में कहाँ पे कितनी ज़्यादा गलतियाँ या फिर अच्छाइयाँ, किसकी तरफ से क्या ज़्यादा है, विदाउट एनी बायसनेस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत। देखते